बहुत ही सुंदर आयोजन का चालू हुआ है। अभी गत महीने में, लास्ट मंथ में, किडनी डायलिसिस सेंटर अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने यहाँ पर चालू किया है, जिसमें अभी 3 डायलिसिस मशीन 4 चालू हो चुकी हैं, 6 और चालू हो रही हैं। और समाज में सभी वर्ग के सभी लोगों के लिए और सिर्फ किट के पैसों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जैसा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और बहुत गौरव और खुशी की बात है कि डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब के नेतृत्व में ही इसका आयोजन किया गया है। तो इसी से प्रेरणा लेकर बीच में स्पेशल ये सेमिनार किया कि जिसमें आप सब लोगों को ये सुविधा का जानकारी हो सके और जो इसके नीडी लोग उसकी लाभ ले सकें। तो विशेष रूप से अग्रवाल विकास ट्रस्ट का बहुत बड़ा, समाज के लिए बहुत बड़ा साहस का प्रयासनीय कार्य है, जिसमें 10 डायलिसिस मशीन और तीनों शिफ्ट में चालू करते हैं। मतलब जितने मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले, इसके अंतर्गत ये चालू की। किट की शुल्क शायद 210 या 220 रुपये है। सिर्फ 210 या 220 रुपये में आपको डायलिसिस मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अग्रवाल विकास ट्रस्ट, उनके सब पदाधिकारी, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब, आप सबके लिए समाज का एक बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए आमंत्रित करूंगा विनय भाई, कृपया आप डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब को जो साथ में लाएं, कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, गणेश जी पचेरीवाल जी, गौरी शंकर जी कोकड़ा, सुशील जी सुरेखा, प्रदीप जी, ब्रजेश जी गोयल, डॉक्टर निरुद्ध आपटे, आप सबसे निवेदन है कि कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित करके की जाती तो उसमें जीवन आदर्श उत्कर्ष समिति और अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा आयोजित 19वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। संडे के दिन आप टाइम निकाल कर आए हैं। मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के श्री अनिल जी और सज्जन जी का खास धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके कारण हम ये मेडिकल सेमिनार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं विशेषकर डॉक्टर आपटे, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की जो पहला सेमिनार था और हमें जो गाइडेंस दी थी और जिसे स्टार्ट दिया, और आगे भी उन्हीं से जो गाइडेंस मिलती है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे कलीग निर्मलेश जी आर्या, श्रीकांत जी, अतुल भांगड़ और मेरी पूरी टीम का भी मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो नेफ्रोलॉजी, किडनी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और हम बहुत पहले से चाह रहे थे कि इसका सेमिनार होए, लेकिन समझ लो आज ही हो रहा है। बड़ी इम्पोर्टेंट विषय है आज की, क्योंकि किडनी का फंक्शन भी देखिए तो ये
ना सिर्फ बॉडी की फ्लूइड्स को रेगुलेट करता है, ये ब्लड से इंप्योरिटीज को भी निकालता है, हार्मोन्स भी, वाइटल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ एक और चीज है कि ये एक ऐसी ऑर्गन है जो अपनी नासमझी के कारण, तो कोई भी इसमें इंसल्ट होता है तो इसमें इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अगर सस्टेन्ड हाई ब्लड प्रेशर हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या ओवर द काउंटर ड्रग आप बगैर डॉक्टर की जानकारी के लेते रहे तो इसमें रिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। वो सब बातें आज आपको डिटेल में, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपने साथ डॉक्टर सिद्धार्थ शेयर करेंगे। आगे इसी की जो सर्जिकल फील्ड है उसके तो 2 सेमिनार अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। यूरोलॉजी में डॉक्टर कुमार नायक ने किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में अपने को बहुत अच्छी जानकारी दी थी। साथ ही डॉक्टर विनीत अग्रवाल ने रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैंसर ऑफ किडनी, प्रोस्टेट कैंसर, उसके बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी अपने को मिली थी। लेकिन फिजिशियन में आज किडनी का अपने ये पहला सेमिनार करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जैन के बारे में आपको मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th 7 डे एकेडमी से की और 10th और 12th में दोनों में टॉप किया। 12th में वो पूरे स्टेट में सेकंड आए। उन्होंने अपनी MBBS BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से की, MD NHL मेडिकल कॉलेज से की और DM IKDRC और BJ मेडिकल कॉलेज से की और तीनों में वो फर्स्ट क्लास से पास हुए। उनका जन्म 4 नवंबर 91 का है। मतलब आज तक जो अपने लोगों ने 19 सेमिनार किए हैं उसमें से वो यंगेस्ट है। डॉक्टर विनीत अग्रवाल अबाउट 40 थे, लेकिन उसकी भी सीमा उन्होंने सीधे 10% से और काट दी है। 36 ईयर ओल्ड DM डॉक्टर आज सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, ये अपने लिए बड़ा गर्व की बात है। उन्होंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कनाडा में, वैंकूवर में बहुत से प्रेजेंटेशन किए हैं। पोस्ट ट्रांसप्लांट वेट गेन एंड कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन स्टडी एंड रिस्क फैक्टर्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट बोन डिसऑर्डर, इन सब पे उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, पेपर्स लिखे हैं। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है कि ट्रांसप्लांट यूरोलॉजिस्ट करता है, लेकिन आपका नाता लाइफ लॉन्ग नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। पोस्ट सर्जरी केयर पूरी नेफ्रोलॉजिस्ट ही देखता है। उन्होंने रैनवैक्सी के साथ एज अ कोऑर्डिनेटर भी ट्रायल में वो साथ जुड़े हैं। रेसिडेंसी के दौरान 3 साल उन्होंने टीचिंग का भी एक्सपीरियंस लिया। ये संक्षिप्त में मैं आपको डॉक्टर सिद्धार्थ जैन के बारे में बता रहा हूं। सबसे अच्छी बात है कि उनकी गाइडेंस, उनकी सर्विस अपने को आने वाले लंबे टाइम तक मिलती रहेगी। यहाँ तक कि मैंने तो उनसे बॉन्ड पेपर में साइन करवा लिया है कि आपको अपनी सर्विसेज सूरत में ही देनी है, आप बाहर कहीं नहीं जा सकते। पहले ये डॉक्टर आपते जी से भी करवा लिया था और ये प्रैक्टिस अब चलती रहती है, अब इनसे भी करवा रहे हैं। उसकी पेनल्टी काफी हैवी अगर या कहीं और ये प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो। आपको मैं बस एक बात कहकर कंक्लूड करना चाहता हूं कि 18 के 18 सेमिनार में एक बात कॉमन रही है, या वो डर्मेटोलॉजी का हो, या साइकेट्री का हो, या ऑप्थेल्मोलॉजी का हो। 3 चीज पे आप देखेंगे तो हर डॉक्टर ने बोला है और वो बोलते भी रहेंगे कि आपकी डाइट क्या है, आप कितना खाते और क्या खाते हैं, वो आपकी हेल्थ को डिसाइड करती है। दूसरा, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो और पूरे दिन में कितना मूव करते हैं। और तीसरा, क्या आप अपनी बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट देते हैं या नहीं। ये 3 चीज आपको आप देखेंगे तो हर सेमिनार में हर डॉक्टर आपको बोलेगा, जो कि ईट, मूव एंड स्लीप, ये 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ जी को इनवाइट करता हूं सेमिनार स्टार्ट करने के लिए। कृपया जिन भाइयों और बहनों ने पीछे हमारे पास कांटेक्ट डिटेल्स नहीं दी हो, आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो जरूर जाते में दे देवें, जिससे कि आपको नेक्स्ट सब सेमिनार्स की और सबकी इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित मिल सके। हम लोग 2 SMS करते हैं या 2 बार मेल करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। कृपया आप सबसे निवेदन है
कि जब भी डेट आए उसको सेव कर लें और आप जितने अपने परिचित हों, रिश्तेदार हों, भाई बहन हों, फ्रेंड्स हों, सबको इन्फॉर्म करें, जिसमें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब प्लीज़ कम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। संडे सुबह आप लोग आए, मुझे आप लोगों के समक्ष किडनी रिलेटेड जानकारी देने का मौका प्रदान किया। अग्रवाल समाज का, श्रीकांत जी मुद्रा का और उनकी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी बात हुई, एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि लोगों के अंदर कार्डियक रिलेटेड जितनी अवेयरनेस है, ब्रेन रिलेटेड जितनी अवेयरनेस है, किडनी रिलेटेड उतनी अवेयरनेस स्टिल अभी भी नहीं है। वो अवेयरनेस लैकिंग है। इसलिए काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी कि किडनी रिलेटेड एक सेमिनार भी करें। उसके बाद ये मुझे बात पता चली, बहुत अच्छा मौका आया। अग्रवाल समाज ने डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की, जिसका अभी बताया गया, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी वर्गों के लोगों के लिए सुविधा है। तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आज के सेमिनार का मुद्दा क्या है, मैं क्या चाहूँगा आप लोगों से बताने के लिए कि किडनी होती क्या है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है, किडनी बिगड़ने का मूल कारण, कॉमन कारण क्या है, किडनी किसी की बिगड़ती है तो उसके क्या लक्षण आते हैं और किस टेस्टिंग से हमको पता चलता है किडनी बिगड़े, किडनी हमारी ना बिगड़े अथवा तो लंबे समय के लिए स्वस्थ रहे उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और फाइनली अगर किसी कारणवश किसी की किडनी डैमेज हो जाती है तो उसके लिए आगे क्या ऑप्शंस है। ये सारी चीज़ों का अपन शॉर्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन चर्चा करेंगे। तो किडनी पेड ऑर्गन है। हमारे शरीर में काफी पेड ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि लंग्स रहते हैं, टेस्टिस रहती है, उसी प्रकार से किडनीज पेड ऑर्गन्स है। पेड ऑर्गन्स का मतलब 2 ऑर्गन्स। किडनी का साइज करीब मुट्ठी के आकार का होता है, उसका वजन 150 ग्राम के करीब होता है, उसका साइज 9 सेंटीमीटर के करीब होता है, जो दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के बाजू में कमर की तरफ सिचुएटेड होती है। किडनी हमारी मेन आर्टरी से और वेन से एओर्टा और इंफीरियर वेना कावा नाम की नलियों से कनेक्टेड होती है। दोनों किडनी से यूरेटर नाम का पाइप टाइप का नली निकलती है, जिससे यूरिन किडनी से फिल्टर होकर बाहर आता है और यूरिनरी ब्लैडर जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अंदर स्टोर होके एक्सक्रीट होता है। 150 ग्राम की किडनी होती है, अडल्ट साइज के फिस्ट के आजू बाजू होती है, बीम शेप का आकार होता है। जिस प्रकार से बीम्स होती है, जिसमें किडनी इंग्लिश में नाम है किडनी बीम्स, उस प्रकार का उसका शेप होती है और वो रेनल आर्टरी और वेन से कनेक्टेड होती है। एक किडनी हर रोज करीब 1500 लीटर ब्लड डेली प्यूरिफाई या साफ करती है। ये किडनी का एक्चुअल ऑर्गन है जो ऑपरेशन के दौरान, ट्रांसप्लांट के दौरान निकाला जाता है और रेसिपिएंट के अंदर डाला जाता है। इस प्रकार से किडनी दिखती है। ये किडनी की लोकेशन है शरीर के अंदर, ये मेन है और ये फिल्टर से ब्लड साफ होता है। ये किडनी का मूल अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये हमने देखा किडनी क्या चीज है, उसका मेन चीज आकार क्या है, कैसे कनेक्शन है। अब हम बात करेंगे किडनी का मेन फंक्शन क्या है। जैसा कि सब लोगों को मेजॉरिटी आइडिया है, मेन किडनी का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम से चलती है। हम लोग जो खाते हैं, हम लोग जो पीते हैं, रोज की क्रिया करते हैं, जितना भी हम इंटेक लेते हैं, वो सब बॉडी के अंदर एंजाइम्स के थ्रू प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर आते हैं। वो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हम क्रेटिनिन, फॉस्फोरस, यूरिया, पोटेशियम एक्सेट्रा के नाम से जाने जाते हैं, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को ब्लड के अंदर मात्रा उनकी नियंत्रण रखना, ब्लड से उनका प्यूरिफिकेशन करना, वो मेन काम होता है किडनी का। तो किडनी बहुत ही छोटा ऑर्गन है, लेकिन उसका काम शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है। सो मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। उसके सिवा किडनी के एसेसरीज फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। हम लोग कितना पानी पीते हैं, कितना इंटेक होता है और उसके अकॉर्डिंगली कितना पानी शरीर से एक्सक्रीट होना चाहिए, वाटर शरीर से बाहर निकलना चाहिए। हम लोगों ने देखा होगा गर्मी के सीजन के अंदर यूरिन की क्वांटिटी कंपेरेटिवली कम आती है, ठंडी के सीजन के अंदर ज़्यादा आती है। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो यूरिन की क्वांटिटी ज़्यादा आती है। ये सारा क्वांटिटी और वाटर बैलेंस शरीर के अंदर नियंत्रण रखना, ये सारा काम होता है किडनीज का। किडनी ये सब चीज़ रेगुलेट करके हमारे शरीर के अंदर वाटर का प्रमाण बैलेंस रखती है। उसके सिवा शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्षार जो हम बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और एसिड बेस बैलेंस, ये सारी चीज भी किडनी के थ्रू ही रेगुलेट होती है। उनका प्रमाण रेगुलेट करना, सोडियम कम होता है तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार से अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब कम ज़्यादा होने में शरीर का जो फाइन होम्योस्टेसिस या बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो इन सब चीज़ों का प्रमाण किडनी ही रेगुलेट करती है। उसके सिवा सीक्रेट्स एरिथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन का सिक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। इसलिए जिस लोगों को भी किडनी में डिसफंक्शन होता है, खराब होती है, उन सब लोगों का यूजुअली हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है और उनको बढ़ाने के लिए बाहर से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का इंजेक्शंस अपने को एडमिनिस्टर करना पड़ता है। तो ये भी किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करना। उसके सिवा रेगुलेट बोन मेटाबॉलिज्म, अपने हाड़ के जो है, हड्डियां है, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करना। किडनी में कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म होता है। विटामिन बी जो हम खाने से और सनलाइट से लेते हैं, वो किडनी में जाके एक्टिवेटेड विटामिन डी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि हड्डियों की स्ट्रेंथ को कायम रखने के अंदर मदद करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके सिवा और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना। किडनी से वेरियस हार्मोन्स जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन एक्सेट्रा सीक्रेट होते हैं। उन हार्मोन्स का फंक्शन है कि वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण अथवा तो काबू में रखे। इसीलिए देखा गया है जिनको भी किडनी रिलेटेड तकलीफ होती है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है उन लोगों को ब्लड प्रेशर बराबर नियंत्रण रखने में। तो हमने देखा किडनी रिलेटेड फंक्शंस के अंदर ये हमारी ब्लड है, जिसके अंदर से इम्प्योरिटीज के साथ ब्लड किडनी में जाता है फिल्टर के थ्रू। वो ब्लड किडनी में जो फिल्टर्स हमने बात की, हेयर लूप जैसा फिल्टर्स, उसके अंदर जाके प्यूरिफाई होता है। उसमें एक मेम्ब्रेन होती है। इम्प्योरिटीज यूरेटर के थ्रू यूरिन में बाहर आती है, जहां से शरीर में से उनका एक्सक्रीशन होता है। जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है वो दोबारा आर्टरी के थ्रू शरीर के अंदर वापस चली जाती है। तो इस प्रकार सा नेचुरल भगवान ने सिस्टम दिया हुआ है ब्लड प्यूरिफिकेशन का, जो कि किडनी के थ्रू होता है। जिस प्रकार लेबोरेटरी के अंदर खराब और अच्छे प्रोडक्ट डिफरेंस करते हैं, उसी प्रकार किडनी हमारे ब्लड में से खराब प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और नरिश प्रोडक्ट जिससे हमको शक्ति मिलती है, वो डिफरेंशिएट करके फिल्टर करती है। ये सब टाइप के कचरा है जो हमने बात किया, यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सभी कचरों को किडनीज ब्लड में से फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। फिर हमने बात की फ्लूइड कंट्रोल की। हम जितना पानी पीते हैं, कितना हमको स्वेटिंग होता है, क्या एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से कितना शरीर में फ्लूइड बनना चाहिए, पानी का अक्यूमुलेशन होना नहीं चाहिए। ये सारा अक्यूमुलेशन और बैलेंस भी किडनी से ही मेंटेन रहता है। ब्लड प्रेशर की हमने बात की। रेनिन हार्मोन, एंजियोटेंसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिससे ब्लड प्रेशर का प्रमाण किडनी शरीर के अंदर मेंटेन करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है, यह हार्मोन किडनी से सीक्रेट होता है और उसके कारण शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का प्रमाण मेंटेन रहता है। बोन हेल्थ,
जो अभी बात की एक्टिवेटेड विटामिन डी जो किडनी प्रोड्यूस करती है, प्लस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, उससे हमारे बोन्स स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। तो ये किडनी के मुख्य फंक्शंस थे। हमने देखा किडनी का नॉर्मल लोकेशन क्या है और किडनी के मुख्य फंक्शंस क्या है। अब हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि किडनी फेल होने के मुख्य कारण क्या है। जिस प्रकार से मैंने बात किया कि अभी कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड बहुत अवेयरनेस है। किडनी के फेल की इतनी अवेयरनेस स्टिल हमारे जनरल पब्लिक में कंपेरेटिवली थोड़ी लैकिंग है। किडनी होने के मुख्य कारण इंडिया के अंदर, जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो अभी भी थे, पर इंडिया के अंदर भी मेन 2 कारण है। वन इज अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग डायबिटीज, सेकंड इज अनकंट्रोल्ड प्रोलॉन्ग ब्लड प्रेशर। मैं मानता हूँ आज जितनी भी हमारे ऑडियंस वगैरह बैठे हैं, काफी सारे जनों को उनमें से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होगा। एक जो स्टडी है इंडिया की, उनके हिसाब से जितने भी डायबिटीज है उसमें से हर तीसरा आदमी किडनी रिलेटेड रोग से सफर करता है। अवेयरनेस उसको हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन जितने भी डायबिटीज है ऑलमोस्ट 30 to 40%, 3 में से ऑन एन एवरेज एक डायबिटीज को किडनी रिलेटेड रोग होता ही होता है। इस प्रकार से डेटाज है। उसके सिवा प्रोलॉन्ग्स ब्लड प्रेशर, अभी जो बात की ओवर द काउंटर पेन किलर्स, किडनी के इंफेक्शन, कुछ भाषागत तकलीफें होती है जैसे एडीपीकेडी, और कुछ अननोन रीजंस। ये कॉमन कारण है जिसके कारण किडनी स्लो की डैमेज या फेल होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ रेसिस ऐसे होती है, वो सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे किडनी डैमेज हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपोजर टू नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। काफी सारी चीजें, दवाइयां ऐसी है जिससे किडनी डैमेज होती है। कुछ रोड साइड मेडिकेशंस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें कंटेमिनेंट होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, यहाँ पे काफी फ्रीली बिकती है। लोग अंधविश्वास से या लैक ऑफ अवेयरनेस से उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और वो हैवी मेटल्स किडनी के ऊपर स्लोली अक्यूमुलेट होके डैमेज करता है। इसी तरीके से पेन किलर्स मेडिसिन, काफी बार हमको सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। फिर यूजुअली क्या टेंडेंसी रहती है, वो दवाइयां हम अपने पास पूरी जिंदगी रखते हैं, और जब भी हमको जरूरत पड़े अपनी तरीके से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यूअस ऑफ एंड ऑन लेते हैं, या दूसरों को भी सलाह देते हैं कि आप ये लो। ये मेडिकेशंस किडनी को बिगाड़ने के ऊपर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि ब्रूफेन है, वोवेरोन है, नाइस है, नेप्रोक्सिन है। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे होंगे जिन लोगों ने इस ड्रग्स का यूज किया होगा। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज डॉक्टर्स की सलाह के विरुद्ध या अनरेगुलेटेड यूज विदाउट मॉनिटरिंग इन ड्रग्स का लंबे समय तक, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम वाले लोग यूजुअली 60-65 बहुत कॉमन आते हैं, यूज करते हैं, इन सबको आप अवॉइड कीजिए। उसी प्रकार एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन के अंदर डाई डाली जाती है, वो डाई से भी किडनी का नुकसान होने का चांस रहता है। इसलिए रूल है कि कोई भी एंजियोग्राफी करने से पहले किडनी फंक्शन टेस्ट कराना अनिवार्य या फिर जरूरी है। तो ये हमने देखा कि कॉमन कारण किडनी के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूज ऑफ पेन किलर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि जब किडनी काम करनी कम हो जाती है तो उनके सिम्टम्स क्या आते हैं। जिस प्रकार के शुगर और बीपी है, उसी प्रकार से किडनी को भी साइलेंट किलर बोला जाता है। साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तक किडनी बिगड़ने के सिम्टम्स शरीर में बाहर से दिखते हैं, तब तक ऑलरेडी 50 to 70% ऑफ द किडनीज हैव बीन डैमेज। जो हमने बात किया 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, हेयर पिन जैसे फिल्टर्स होते हैं, 50 से 70% जब वो फिल्टर पूरे तरीके से बिगड़ जाते हैं, उसी के बाद किडनी के सिम्टम्स बाहर आते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर किडनी के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से लागू पड़ता है। कैसे प्रिवेंशन हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक हम काफी लेट हो चुके होते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं? जो किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालती है वो सारा धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा अक्यूमुलेट
होने लगता है, जिसके कारण आदमी को वीकनेस और शक्ति लगती है, थकान लगती है, काम नहीं कर पाता है, यूरिन का प्रमाण कम हो सकता है, शरीर के अंदर पानी भराना चालू हो सकता है, पाँव के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, भूख कम हो सकती है, टेस्ट सेंस का अल्टरेशन हो सकता है। हम सीकेडी के किडनी के सिम्टम्स, पाँव में स्वेलिंग, भूख कम लगना, वॉमिटिंग होना, उल्टी या उपका होना। काफी बार पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कब से तकलीफ है, कोई बोलता है 6 महीने से, कोई बोलता है 1 साल से। क्या हुआ है? 6 महीने 1 साल में 1-1.5 किलो, हमारा 6-7 किलो वजन लॉस हुआ है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी नहीं है, उल्टी आती है, उपका होता है, पता चलता है कि उसको एडवांस रेनल डैमेज है। फ्रीक्वेंटली हमारे पास डेली इस प्रकार से पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जब तक वो आते हैं, इतनी लेट स्टेज में आते हैं, उस टाइम तक वो चीज काफी लेट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा उसको अर्ली रियलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। साइंस ऑफ किडनी डैमेज, पता कैसे चलेगा किडनी डैमेज है? किडनी डैमेज को डिटेक्ट करना बहुत बहुत सिंपल, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये 3 चीजें ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट सब जगह पर अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली कर सकते हैं उनको, और उससे इजीली डिटेक्ट हो सकता है यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, या किसी को झाग जैसा यूरिन आता है, या ब्लड यूरिन के अंदर आता है, उससे हमको सस्पिशियस हो सकता है कि किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड के अंदर क्रेटिनिन और यूरिया नाम का कचरा नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू पर आए तो उससे हमको पता चल सकता है। उसी प्रकार सोनोग्राफी में नॉर्मल किडनी 9 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है तो वो छोटी होके सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पता। तो ये 3 रिपोर्ट्स है जो इजी है, चीप है, अवेलेबल है, और जिसको हमको करने से किडनी का रोग इजीली डिटेक्ट हो सकता है, फटाफट उसका निदान किया जा सकता है। किडनी के स्टेजेस होते हैं, जीएफआर जो हम क्रेटिनिन से कैलकुलेट करते हैं, और 5वां स्टेज ऐसा स्टेज होता है कि जिसके बाद पेशेंट्स को आरआरटी, रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किडनी के फेलियर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परमानेंट किडनी फेलियर और एक होता है टेम्परेरी किडनी फेलियर। अक्सर ये देखा गया है कि पब्लिक के अंदर या जनरल पब्लिक के अंदर एक टेंडेंसी है कि एक बार किसी का डायलिसिस तो वो पूरी जिंदगी डायलिसिस चालू रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में 2 टाइप के किडनी फेलियर होता है। टेम्परेरी किडनी फेलियर उन लोगों को होता है जिनको फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, डायरिया, मलेरिया, जॉन्डिस, हिपेटाइटिस एक्सेट्रा, कोई शरीर में इंफेक्शन, सेप्टिसीमिया के अकॉर्डिंगली टेम्परेरी किडनी बंद हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस या रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी टेम्परेरी बेस के ऊपर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जब तक के उसका वो बेसिक डिसऑर्डर ठीक होता है तब तक के लिए ही जरूरत पड़ती है। काफी बार पेशेंट्स या उनके रिलेटिव से रेसिस्टेंट आता है कि साहब डायलिसिस नहीं करना, क्योंकि एक बार आप करेंगे तो वो कंटिन्यूअस हमेशा के लिए चालू रहेगा। लेकिन उसमें उनको समझाना या अवेयरनेस हो जाए कि टेम्परेरी किडनी फेलियर के अंदर ये हमेशा नहीं चलता। जब वो आपका बेसिक डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा तो आपका डायलिसिस 100% कंफर्म बंद हो जाएगा। दूसरा किडनी का फेलियर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, शुगर रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, कंजेनिटल इन्फेक्शन, उसके अंदर धीरे धीरे परमानेंट किडनी डैमेज होती जाती है, और उसके अंदर ऐसा है कि वो इरिवर्सिबल है। उसके अंदर आपको परमानेंट लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चालू रखना पड़ता है। अब और इंपॉर्टेंट बात, हमको क्या करना चाहिए कि हमारा किडनी ना बिगड़े, हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और एक बार जब किडनी बिगड़ती है तो उसको प्रोग्रेशन रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने बात किया कि किडनी के सिम्टम्स 60-75% बिगड़ने के बाद ही आते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, तो उसको स्मोकिंग स्टॉप कर देना चाहिए। स्मोक से आर्टरीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, और किडनी में ब्लड कम पहुंचता है, और किडनी के जो फिल्टर्स हैं वो डैमेज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत सिंपल चीज, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। हमने बात किया कि यहाँ पे बहुत सारे जने डायबिटीज होंगे,
तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको अपना नियमित ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। जितने भी डायबिटीज वाले हैं उनको हर साल के अंदर एक बार अपना क्रेटिनिन और एक यूरिन प्रोटीन जा रहा है कि नहीं वो टेस्ट कंपलसरी करवाना चाहिए। जैसा मैंने बात किया कि टेस्ट बहुत सिंपल, बहुत इजीली अवेलेबल और चीप टेस्ट है। और एडवांटेज क्या है, टेस्ट करवाने से बाय चांस आप लोगों को किसी को कोई इशू है तो पहले डिटेक्ट आ जाएगा। सिम्टम्स का वेट करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर वालों को जब भी डिटेक्ट होता है किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है, उसको इनिशियली और देन एवरी ईयरली किडनी रिलेटेड टेस्ट करवा के यूरिन का, क्रेटिनिन का उसका चेकअप करवाते रहना चाहिए। उसके सिवा स्पेसिफिक केसेस जिनको फैमिली हिस्ट्री है, किसी को वाशागत तकलीफ है, उन सब लोगों को किडनी रिलेटेड टेस्ट करवाना चाहिए। अब हमने डायबिटीज की बात की कि यूजुअली 30% पॉपुलेशन जो डायबिटीज का है उनको किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। अब डायबिटीज वालों को किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर ना हो उसके लिए हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है, वी नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल। सभी डायबिटीज वालों को किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है, 30% को होता है, 70% को नहीं होता है। तो किन 30% को होता है, उन 30% को होता है जो लोग अपना डायबिटीज नियमित रूप से कंट्रोल नहीं रखते। persistently elevated blood sugar goes to the arteries और वो किडनी की जो वेन्स है और आर्टरीज है उसको डैमेज करते हैं। तो सभी डायबिटीज वालों को नॉलेज होगी HbA1c नाम का टेस्ट होता है, वो 6.5 से 7 की रेंज के अंदर रहना चाहिए, जिससे पता चलता है कि आपका शुगर कितना नियमित कंट्रोल है। और आइडियली ये टेस्ट 3 से 6 महीने में एक बार करवाना चाहिए। काफी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका शुगर चेक करते हैं 350 400, बोलता है साहब मेरा तो बेसिक यही शुगर रहता है, बरसों से यही शुगर रहता है। और ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को किडनी का डैमेज होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। उसी प्रकार से डायबिटीज वालों के लिए कुछ कॉमन बातें हैं कि हर रोज सेम टाइम पे वो अपनी मील्स ले, हर मील्स के अंतर्गत करीब 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए, मील्स स्किप ना करें, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज ले, ब्लड शुगर रिपीटेड चेक करते रहे और अपने डॉक्टर से नियमित कांटेक्ट में रहे और अपनी दवाइयां अथवा तो इंसुलिन एकदम नियमित रूप से ले। उसी प्रकार बात करें ब्लड प्रेशर की, अगेन बहुत कॉमन सिनेरियो, पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं 170 100 180 100, बोलता हूं अंकल आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत जाता है, डॉक्टर साहब ये तो सालों से इतना ही चल रहा है। तो अगेन ये एक टेंडेंसी है जो हमको चेंज करनी है। इस चीज का शॉर्ट टर्म इफेक्ट शायद ना है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ब्लड प्रेशर का खाली किडनी नहीं, हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर आके धीरे धीरे उसको डैमेज करेगा। ब्लड प्रेशर हमारा 130 या 80 मिनिमम मैक्सिमम रखना चाहिए। उसी के तरीके से हमको सॉल्ट का इंटेक, नमक वगैरह सब नियमित रूप से कम लेना चाहिए। एक्टिव रोल, अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जितने भी डायबिटीज वाले हैं, जितने भी ब्लड प्रेशर है, वो एक अपनी डायरी मेंटेन करें, डेट और टाइम के साथ अपना शुगर और बीपी नोट करें, जिससे आपको खुद ही आपकी हेल्थ के अंदर हिस्सा ले सके और आपको मॉनिटरिंग रहे कि आपका शुगर और बीपी कैसे चल रहा है, समय समय पे टेस्टिंग हो रही है, जिससे आगे कोई डैमेज होगा या नहीं होगा। अब आखिरी बात करते हैं कि सपोज किसी भी कारणवश अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज है, किसी की किडनी बिगड़ जाए तो क्या, देन अगेन इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मैं ये बोलना चाहूंगा किडनी ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके फेल हो जाने के बाद भी लोग 5 साल 10 साल 15 साल जिंदगी जी सकते हैं। उसके सिवा हार्ट फेल, ब्रेन फेल, लीवर फेल होने के बाद कोई इतना लंबा लाइफ नहीं जी सकता, क्योंकि हमारे पास रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, किडनी खराब होने के बाद उसके आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव उपलब्ध है। सो बेसिकली 3 तरीके के रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होते हैं। वन इज हेमोडायलिसिस, सेकंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस एंड थर्ड इज ट्रांसप्लांट, नई किडनी डलवाना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हेमोडायलिसिस। जिस प्रकार से अभी आपको इंफॉर्मेशन मिली, अग्रवाल समाज ने बहुत ही एक इनिशिएटिव लिया है, अच्छा, बाजू में ही हेमोडायलिसिस सेंटर चालू हुआ है। हेमोडायलिसिस में क्या होता है,
हाथ में एक नली होती है फिस्टुला, उससे ब्लड शरीर में से बाहर जाता है, वो प्यूरी इम्प्योर ब्लड हेमोडायलिसिस मशीन में और डायलिस के इर्द गिर्द घूमता है, जहां से उसका इम्प्योरिटीज मशीन में ऑब्जॉर्ब हो जाती है और साफ ब्लड दोबारा शरीर के अंदर जाता है। इसको हेमोडायलिसिस प्रोसीजर बोलते हैं। ऑन एन एवरेज 4 घंटे का ये प्रोसीजर होता है, हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 बार करवाना पड़ता है। तो आर्टिफिशियली इस प्रकार से हम अपनी किडनी का काम मशीन के थ्रू करवा सकते हैं। ये हेमोडायलिसिस सर्किट है, ब्लड बाहर जाता है, डायलाइजर में जाता है, प्यूरिफाई होता है और प्यूरिफाई ब्लड दोबारा शरीर के अंदर जाता है। ये हेमोडायलिसिस मशीन है, ब्लड बाहर जाता है, फिल्टर में जाता है, प्यूरिफाई होता है और दोबारा अंदर जाता है। सूरत शहर के अंदर ये सुविधा अब काफी ज्यादा अवेलेबल है। अग्रवाल समाज ने भी बाजू में ये अवेलेबल करवाया है। एक सेकंड ऑप्शन होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस यानी पेट के पानी का डायलिसिस। उसके अंदर पेट के अंदर एक नली डाली जाती है और स्पेशल तरीके के वाटर बैग्स आते हैं। वो वाटर बैग से पानी पेट में जाता है, 4 से 6 घंटे पेट में रहता है, बॉडीज की इंप्यूरिटीज डिफ्यूजन के थ्रू वो पानी में आती है और वो पानी फिर ड्रेन होके बाहर वेस्ट बैग में चला जाता है। इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर कुछ डिफरेंस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायलिसिस सेंटर में नहीं जा सकते या जिनको इम्प्योरिटी डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे किया जा सकता है, बट वो डेली बेसिस पे करना पड़ता है और पेशेंट को खुद को लर्न करना पड़ता है। हेमोडायलिसिस डेली बेसिस पे नहीं करना पड़ता और वो टेक्नीशियंस करते हैं। उसके सिवा कॉस्ट में डिफरेंस है। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉस्ट हेमोडायलिसिस से कई गुना ज्यादा होता है। और ये पेरिटोनियल डायलिसिस सबसे बेस्ट और लास्ट ऑप्शन इज किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे यहाँ पे कुछ पेशेंट्स अभी है ऑडियंस में भी जिन लोगों ने अपना ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। नॉर्मली एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि साहब मेरी एक किडनी फेल है कि 2 किडनी फेल है। उस चीज में मैं एक चीज कमेंट करना चाहूंगा कि जब किसी आदमी की दोनों किडनी फेल होती है तो ही उसको कोई सिम्टम्स या ब्लड के अंदर इंप्योरिटी आती है। भगवान ने ऐसी कैपेसिटी दी है कि सिंगल किडनी के अंदर आदमी पूरी लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सिम्टम्स निकल सकता है। किसी भी घर के मेंबर की किडनी में प्रॉब्लम, दोनों किडनी फेल होती है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो घर का कोई आदमी आगे बढ़े, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ एक्सेट्रा, तो उनका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करके टेस्टिंग करके ट्रांसप्लांट का प्रोसेस किया जा सकता है। अब ट्रांसप्लांट का प्रोसेस पहले की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डे बाय डे सिंपल बनता जा रहा है। आज के डेट में ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट मोर देन 95% है। हार्डली 5% लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट फेल होता है। ट्रांसप्लांट के बाद आदमी पहले की तरह गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है, उसको हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। ये ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट के अंदर दोनों किडनीज के साथ साथ एक नई किडनी भी एक्स्ट्रा डाली जाती है। सो व्हाट इज द टेक होम मैसेज? तो आज का हमारा ये का मेन मैसेज क्या रहेगा? किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारा ब्लड क्लीन करने में हमको हेल्पफुल रहता है। किडनी का फेलियर परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। मेन परमानेंट किडनी फेलियर के कारण जो बहुत कॉमन है वो शुगर और ब्लड प्रेशर है। जितने भी डायबिटिक्स हमारे बीच बैठे हैं, शुगर वाले बैठे हैं, उन सब लोगों से निवेदन है कि अपना शुगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखिए। HbA1c 7 या 6.5 तक ही रखिए। जितने भी हमारे बीच में ब्लड प्रेशर वाले बैठे हैं उन सब से निवेदन है अपना ब्लड प्रेशर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखिए, 130/80 के अंदर रखिए। एट रिस्क पेशेंट, डायबिटिक्स, शुगर, फैमिली हिस्ट्री, जिन्होंने पेन किलर्स ली है, वो सब किडनी का टेस्ट जरूर कीजिए। एटलीस्ट साल में एक बार टेस्ट सिंपल, चीप और इजीली अवेलेबल है। अननेसेसरी पेन किलर मेडिसिन, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन और ओवर द काउंटर ड्रग्स अवॉइड कीजिए। और फाइनली, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है देन इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ।
किडनी फेल इज नॉट एन एंड ऑफ लाइफ, आशा की किरण आगे भी है, दूसरे रास्ते भी है जो कि इजीली अवेलेबल है और हम उसको पेशेंट्स को अच्छा प्रलॉन्ग रख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, अच्छे ढंग से बताया। आज एक बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छी सुखद वो भी है कि इन्होंने काफ़ी कुछ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बताया, तो आज अपने बीच में वापस डॉक्टर अजय जैन साहब, जिनका अपन एक सेमिनार कर चुके डायबिटीज़ का, वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो उनका भी हम लोग विशेष धन्यवाद कि डॉक्टर अजय जैन साहब भी हमारे साथ में आज उपस्थित हैं। एक्साइज एंड कस्टम्स के कमिश्नर श्री मनोज कुमार साहब भी अपने बीच में उपस्थित, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वैसे ट्रांसप्लांट के बहुत सारे केसेस अपने बीच में हैं, एक मेरे खुद के कजिन का भी उसकी वाइफ ने डोनेट किया था, वो भी डॉक्टर साहब के अंडर में हुआ था, 6 महीने पहले मालूम पड़ा और विदिन 6 मंथ्स वो आज वापस सेमिनार अटेंड कर रहा है। ऐसा ही एक क्रिटिकल केस दूसरा अपने बीच में काफ़ी कुछ लोग जानकारी रखते हैं जिनको नहीं मालूम, कुंज बिहारी सुल्तानिया जी, कुंज बिहारी जी का भी किडनी फेलियर हो गई थी, क्रिटिकल केस था, उनको दोबारा जीवन दान मिला है। मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 मिनट आके आपके बीच में कुछ अपनी बातें शेयर करें। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी कुछ बातें बताई, सारी बातें लगभग बताई, मैं उसमें से उसके अलग 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने देखा किडनी के लिए क्या क्या रीजन से किडनी फेलियर होते हैं। अभी आप में से जो लोग मेरे को नहीं जानते होंगे वो सोचते होंगे इसका किडनी ट्रांसप्लांट क्यों हुआ, क्या कारण से फेलियर हुआ। तो काफ़ी चीज़ मैं प्रैक्टिकली बता दूं एक लाइन में। डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम फीवर हुआ था मेरे को, मल्टी ऑर्गन फेलियर, उसकी वजह से ARF हुआ था और उस ARF से रिकवरी होने के दरमियान सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो फिर बाद में एक मेडिकल जो टर्म समझते हैं, कुछ इंजेक्शंस मेरे को वैंकोमाइसिन के देने पड़ गए और उसकी वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेडिसिन की वजह से अपना एंटीबायोटिक की वजह से भी फेलियर होते हैं। दूसरी बात, काफ़ी चीज़ें डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई, किडनी फेलियर नहीं हो उसके लिए और फेलियर हो जाए उसके बाद। मैं उससे अलग 2-3 बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक तो किडनी नहीं फेल हो वो सब बात आप लोग ध्यान दें। अगर फेल हो गई तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लाइफ अपनी डिसिप्लिन में रखनी है। जो बताया ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके अच्छा सब एक खास करके महिलाओं को एक चीज़ और बताई गई कि सोडियम लो रखना चाहिए। उसके लिए कई लोग गलती से घर में लो सोडियम सॉल्ट यूज कर लेते हैं, जो बाजार में मिलता है लो सोडियम सॉल्ट। किडनी फेलियर पर्सन्स के लिए लो सोडियम सॉल्ट इज बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। उनको सॉल्ट की क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर साहब, लो सोडियम सॉल्ट किडनी फेलियर लोगों के लिए, जिनकी किडनी खराब है, उनके लिए घर में यूज कृपया करके ना करें। नॉर्मल सॉल्ट को यूज करें और सॉल्ट की क्वांटिटी हो सके तो 2 ग्राम के अंदर रखें। बाकी जानकारी आपको डिटेल में। लो सोडियम सॉल्ट के अंदर बेसिकली सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड होता है और पोटेशियम किडनी के लिए सोडियम से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उसके लिए फिर अब बाकी की जानकारी आपको डाइटिशियन और किडनी के डॉक्टर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी मैं डॉक्टर साहब से एक राय चाहूँगा। हम लोग बहुत जल्दी डायलिसिस शुरू कर देते हैं, उसमें भी मेरी राय है कि आप लोग अच्छे से डॉक्टर साहब से और जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे सलाह करके डायलिसिस शुरू करने में जल्दी ना करें। और अगर आपको लगे कि हमको ट्रांसप्लांट कराना ही है और हम लोग उसके लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लेट करते हैं, वो लेट बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि जो डायलिसिस मशीन है वो आपका किडनी के फंक्शंस का बहुत थोड़ा पार्ट पूरा कर पाती है। जितना हो सके उतनी जल्दी आप प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट करें। प्री एम्प्टिव ट्रांसप्लांट डायलिसिस शुरू करने से पहले का एक प्रोसेस है, उससे आपको फ्यूचर फर्दर लाइफ में आपको फिजिकली स्टेबिलिटी मिलती है। डिटेल चीज़ें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। डायलिसिस शुरू करने में जल्दी ना करें और हो सके उतनी जल्दी ट्रांसप्लांट करें। तीसरी और मुख्य बात, हम सब लोग घबराते हैं अगर हमारे फैमिली में से किसी को डोनेट करना पड़े। इसके लिए बहुत, मेरे पास पर्टिकुलरली पिछले 7-8 सालों में करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने कंसल्ट किया होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो डोनर है उसको भी बैलेंस एक किडनी पे कोई भी पूरी जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी सिर्फ उसको अपने लाइफ लॉन्ग
फर्दर डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो। बाकी मेरे जानकारी में, आप लोगों के जानकारी में भी काफ़ी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके सूरत में ही अपने मिलने जुलने वालों में अपने फैमिली मेंबर्स को उन्होंने किडनी ऑर्गन डोनेट किया है। तो किडनी डोनेट करने में कोई भी फैमिली मेंबर में आपस में रिलेटिव में हिचक नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी बात है किडनी का मैचिंग। बहुत सारे सवाल मेरे पास जो आते हैं उसके मुख्य सवाल आपको बता रहा हूँ। मैचिंग आज की टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ी भी कोई समस्या नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें आजकल तो एबीओ ट्रांसप्लांट भी होते हैं किसी भी ब्लड ग्रुप का किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप से, बट उसमें नहीं जाके सिर्फ कॉमन ब्लड ग्रुप हो आपके किसी भी रिलेटिव का, सिर्फ ब्लड ग्रुप सेम हो, बाकी चीज़ें अच्छा डॉक्टर विल डिसाइड। नेक्स्ट, तो उसके लिए मेरा बस ये 3-4 चीज़ें था कि कोई भी आदमी घबराए नहीं और अपने इसको बिल्कुल इजीली लें, और ट्रांसप्लांट के बाद के पर्सन भी बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी तरह गुजार सकते हैं, सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कुंज भाई, ये खुद जीता जागता उदाहरण है जो दोबारा वापस अपनी इन्होंने सेकंड लाइफ पाई और आज भी मैराथन रनर भी है। ये सामने है एक और मेरे मित्र कम भाई बैठे हैं जिन्होंने भी किडनी ट्रांसप्लांट फरवरी में कराया था और आज मस्ती से पूरा सब कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी वाइफ भी अपने बीच में उपस्थित है जिन्होंने किडनी डोनेशन किया था और वो भी एकदम पूरा पहले जैसा काम कर रहे हैं। फरवरी में किडनी डोनेट की और दोनों ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। डायलिसिस सेंटर फिर से जो लोग पीछे से आए बता दूं कि अग्रवाल विकास ट्रस्ट ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से 4 मशीन चालू हो चुकी, 10 की प्लानिंग है। मशीन डायलिसिस सेंटर यही अग्रवाल विकास ट्रस्ट के आयोजन में यहाँ पर बाजू में चालू किया है, जिसमें सिर्फ किट के पैसे लेकर डायलिसिस किया जाता है, वो भी 210 या 20 रुपये। उसी में भी आज डॉक्टर अनिरुद्ध आप्टे ने बहुत अच्छा आज हमको एक प्रेरणा स्रोत बनाया कि उनके जन्मदिन वाले दिन जितने डायलिसिस होंगे उनके पैसे डॉक्टर आप्टे उनको स्पॉन्सर करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि अग्रवाल विकास ट्रस्ट जिस किसी भाई और बहनों को किसी विशेष दिन में उस दिन का आपको अगर अनाउंस करना है तो आप यहाँ अग्रवाल विकास ट्रस्ट में कांटेक्ट करके कर सकते हैं। ऐसे हमने इन लोगों से भी निवेदन किया है। सज्जन जी, जालान, विनय, अपने विपुल से अनिल जी अग्रवाल, आप सब कृपया इस चीज़ का ध्यान कर लीजिए कि एक डॉक्टर आप्टे ने ये शुरुआत करवाई है, तो इसके लिए आप लोग ट्रस्ट में इसकी व्यवस्था करके जरूर से जरूर इसका वो करिए। एक और गेवर चंद जी सेखानी की तरफ से उनके पिताजी माताजी के लिए और उनके 4 मेंबरों का भी उन्होंने रिक्वेस्ट आई है। गेवर चंद जी सेखानी ने 4 दिन के लिए भी डायलिसिस उस दिन जितने भी हुए उनकी तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। पुराने हमारे सभी सेमिनार्स की डीवीडीज अवेलेबल है नीचे, उसका एक न्यूनतम शुल्क रखा हुआ है, जो भी भाइयों बहनों को चाहिए नीचे से ले सकते हैं। पिछले सभी सेमिनार्स की जिन भाइयों और बहनों के कांटेक्ट डिटेल नहीं है जरूर से जरूर हमको लिख के यहाँ पर लिख के जाएं, जिसमें आपको नेक्स्ट सेमिनार्स की आपको मैसेज या जो भी जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के तत्वावधान में होते हैं उनकी आपको मैसेज दिया जाए। हमारा नेक्स्ट मेडिकल सेमिनार 20वां 16 जुलाई को होगा एवं हर वर्ष की तरह डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति जी का जो हम 1 हफ्ते का पूरा सेशन करते हैं वो 15 जुलाई से 22 जुलाई है। डॉक्टर परिवार के ऊपर कैसे प्रसन्नता पूर्वक रहे उसके लिए अब मैं समय व्यर्थ वेस्ट नहीं करके डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब से निवेदन करूंगा, हमारे पब्लिक की तरफ से जो भी कोई क्वेश्चन आंसर हो कृपया क्वेश्चन कॉमन पूछें, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछें। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सिद्धार्थ जैन के लिए। सर डॉक्टर साहब एक जनरल कोई ऐसा प्रिकॉशन बताएं कि जिसकी वजह से किसी को भी मान लो ये चांसेस हो ही नहीं कि किडनी फेलियर हो, ऐसे कोई प्रिकॉशंस है? जनरल प्रिकॉशंस के अंदर यही है कि अपने को जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर वाले हैं उन लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस किडनी फेलियर के डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों को ही होते हैं। कंट्रोल में रखेंगे तो उनकी किडनी फेल नहीं होगी। उसके सिवा ओवर द काउंटर ड्रग्स, पेन किलर्स रिपीटेडली नहीं रहनी है। किडनी स्टोन्स और इन्फेक्शंस वालों को वाटर का ज़्यादा कंजप्शन करना है। हर साल किडनी का टेस्ट करवाते रहना है ताकि फेल हो रहा है कि नहीं और इनिशियल स्टेज में उसको डिटेक्ट हो जाए। यही जनरल प्रिकॉशंस है। नहीं, डायबिटीज और बीपी के अलावा वालों को, नॉर्मल वालों को किडनी फेलियर होने का चांस होता है इन्फेक्शंस जैसे टेम्परेरी किडनी फेलियर में से जो बताया परमानेंट, किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी को डायरिया है, तो अर्ली मेडिकल अटेंशन, उसको लंबा नहीं खींच के अर्ली मेडिकल अटेंशन करेंगे तो किडनी फेल नहीं होती, वो अक्यूट होती है, वो दोबारा रिवर्सिबल हो जाती है। अगर वो लंबा चलता है तो ही सिर्फ 5% केस में अक्यूट से वो क्रोनिक बनते हैं।
अदरवाइज क्रोनिक वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उनके अंदर अच्छी अवेयरनेस हो तो। इसी प्रकार भाषागत तकलीफ होती है, ADPKD वाले, फैमिली हिस्ट्री वाले, उन सब लोगों को रिपीटेड टेस्टिंग से, अर्ली ट्रीटमेंट से किडनी फेलियर प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू। सर, पानी के लिए अभी बहुत व्हाट्सएप भी आते हैं और सुनाई भी देता है कि पानी इतना पीना चाहिए, इतना पीना, ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी बिगड़ सकती है। तो पानी के लिए ये जो है, तो इसमें आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, पानी का प्रमाण डिपेंड होता है किडनी फंक्शन पे। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल पर्सन जिसको किडनी रिलेटेड कोई भी रोग नहीं है। नॉर्मल पर्सन को एक दिन के अंदर कम से कम 3 to 3.5 लीटर वाटर का इंटेक रखना चाहिए, जिससे किडनी स्टोन्स होने का चांस कम होता है, इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, नमक का प्रमाण या क्षार जमने का चांस कम रहता है। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स जिनका हार्ट की पंपिंग कम होती है, उनके लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार किसी को किडनी का डिसीज डेवलप हुआ या किडनी फेलियर हो गई तो फिर किडनी की वाटर एक्सक्रीशन कैपेसिटी कम हो जाती है, उनको सूजन आ जाता है। उस केस में पानी ज्यादा ना पी के पानी का रेस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एडवाइस होता है। उसी प्रकार जिनको परमानेंट किडनी फेल हो गया, डायलिसिस हो गया, उनको स्ट्रिक्टली फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, पूरे दिन में 750 से 800 ml पानी ही इंटेक का एडवाइस होता है। ज्यादा पानी पिएंगे, किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी तो वो फेफड़े में भर सकता है, श्वास उनको चढ़ सकता है। सो पानी का रिकमेंडेशन डिपेंड कि आप कौन से स्टेज पे है, आप नॉर्मल है या आपको कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद सर, आपने मुझे जानकारी दी। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ सबको, ये टाइम्स ऑफ इंडिया दिसंबर 16 में आया था कि इस साल के लिए लेप्रोलॉजी वालों ने कहा कि क्रिटाइन से बढ़िया एक जांच आई है GFR। ये कहते हैं कि क्रिटाइन की जब तक जांच की रिपोर्ट आती है, जब तक आदमी को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जांच सस्ती भी है, 200 रुपये की जांच है, और ये कराने से आदमी को पहले से कोशिश हो जाता है। तो क्या इस पर प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, GFR एक जांच नहीं है, GFR एक फॉर्मूला है, कैलकुलेटर है, और वो फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं क्रेटिनिन के बेस पे। तो GFR को कैलकुलेट करने से पहले आपको क्रेटिन करवाना होता है। डिफरेंस ये है, सपोज कोई 40 साल की फीमेल है, उसका क्रेटिनिन 1.2 या 1.4 होता है, तो उसकी किडनी काफी ज्यादा, GFR कैलकुलेट करेंगे तो उसकी किडनी का फंक्शन काफी लो आएगा। उसी प्रकार से कोई 65 साल का हट्टा कट्टा मेल है, उसका क्रेटिन 1.4 आता है तो उसका GFR अच्छा होगा। बेसिकली क्रेटिन एक कचरा है जो मसल मास से शरीर में बाहर निकलता है, और पेशेंट का बॉडी वेट मेल या फीमेल उसके हिसाब से उसका GFR क्रेटिन के ऊपर से कैलकुलेट होता है, जिससे लो GFR अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। अदरवाइज ऐसा काफी लोग होते हैं जो 1.4 1.5 क्रेटिनिन को नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि उनके लिए 1.4 या 1.5 क्रेटिनिन रेनल फेलियर स्टेज 2 का ऑलरेडी सूचक होता है। तो अब नई लेबोरेटरीज जो भी है वो है, और US और UK के अंदर कंपलसरी जो भी आदमी क्रेटिनिन करवाता है उसको GFR लेबोरेटरी कैलकुलेट करके ही देती है। दूसरी बात मेरे को ये पूछनी है सर कि डायलिसिस कराने के लिए कोई भी आदमी जाता है, उसके पहले वहां पर कोई HIV या और कोई संक्रमण रोग के व्यक्ति का डायलिसिस होता है, उसके बाद कोई आदमी अच्छा आदमी जाता है, तो क्या उसको इंफेक्शन होने की चांसेस रहती है? देखिए, डायलिसिस का स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम डायलिसिस करवाने गया तो HHH, HIV, SCV, HbSc, ये 3 मार्कर कंपलसरी उनको डायलिसिस चालू करने से पहले करवाने पड़ते हैं। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके बाद हर 3 महीने में ये चीज रिपोर्ट करवाने होते हैं। पॉजिटिव पेशेंट्स SCV, HbSAg के लिए मशीन डिफरेंट होती है, नेगेटिव पेशेंट्स मशीन डिफरेंट होती है। अब बात ट्रांसमिशन की, पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट का ट्रांसमिशन हो सकता है अगर सेंटर के अंदर सफाई की कमी हो, एक दूसरे का पानी, इंजेक्शन वगैरह मिक्स हो, और जैसा कि बात किया किडनी का एक फंक्शन होता है ब्लड बनाना, तो ब्लड की कमी होने से काफी बार लोगों को रिपीटेडली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है। उसके कारण भी उनको HCV या HbSAg रख सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगेंस्ट में एरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन आता है। काफी बार काफी पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी या किस रीजन के साथ वो नहीं लेते, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप को ज्यादा चांस होता है कि उनको वो इन्फेक्शन लग सके। सर, अभी आपने बोला कि ये क्रेटाइन के साथ जांच होती है, GFR के साथ होती है, क्या सूरत में भी क्या इस तरह की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सूरत में मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी अब GFR कैलकुलेट करके देती है। ओके सर, थैंक यू।
तो सर किडनी एक जन्म से एक ही है तो कैसे मालूम पड़ेगा अपने को? जन्म से है क्या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से मैंने बात किया है कि एक कुदरती कैपेसिटी है कि एक किडनी के ऊपर लाइफ लॉन्ग निकल सकता है विदाउट एनी सिम्टम्स, विदाउट एनी साइंस। काफी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं 55 साल की उम्र में, पेट दर्द हुआ, लाइफ में पहली बार सोनोग्राफी कराई, इंसिडेंटली डिटेक्टेड एक फंक्शनिंग किडनी है, घबरा जाते हैं, घबराने के बाद नहीं है। अगर एक किडनी है, भले लाइफ लॉन्ग है, जन्म से है, कंजेनाइटल है, आपको जस्ट आपका यूरिन और क्रिएटिनिन टेस्ट करवाना है। अगर वो नॉर्मल है तो आपको कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आपको ईयरली चेक करवाना है। एक किडनी होती है तो कभी कभी उनको यूरिन में से प्रोटीन निकलना चालू हो सकता है, वो हो तो उसको हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या टेस्ट किया जाएगा उसके लिए सर? यूरिन रूटीन और क्रिएटिनिन। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, पानी का इंटेक और वेट दोनों में कुछ रिलेशन है फॉर जनरल पब्लिक? हाँ, देखिए, जनरल पब्लिक से ज्यादा आई विल से फॉर डायलिसिस पेशेंट्स और फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स, वो ज्यादा पानी पिएंगे, शरीर में सोजन बढ़ेगा तो उनका वेट इंक्रीज होगा। इस प्रकार डायलिसिस में हर एक पेशेंट का हम ड्राई वेट फिक्स करते हैं। पेशेंट सपोज ट्यूसडे को गया, फ्राइडे को दोबारा डायलिसिस के आया, तो ट्यूसडे के फ्राइडे के बीच में उसका ड्राई वेट में कितना गेन हुआ है, उसके प्रकार से डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी शरीर में से पानी कितना निकालना है वो हम मशीन में सेट करते हैं। जनरल, जहां तक जनरल पब्लिक की बात होती है, जनरल पब्लिक जिनकी किडनी नॉर्मल है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि आप ज्यादा पानी पिएंगे, एक्सेसिव होगा तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर आपका इंटेक वगैरह कम है, पानी कम है, पर्स्पिरेशन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो यूरिन कम आके वो वाटर शरीर में मेंटेन रहेगा। नॉर्मल किडनी वाले का वेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। थैंक यू सर। डायबिटीज और बीपी दोनों हो तो किडनी चेकअप कराना है? बिल्कुल, अभी प्रिवेंशन की बात हो रही थी, डायबिटीज और बीपी दोनों हो तो एटलीस्ट साल में एक बार सिंपल टेस्ट आपको यूरिन और क्रिएटिनिन का जरूर करवाना चाहिए, ताकि इनिशियल स्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पता चल सके। हेलो सर, ये आर्टिफिशियल किडनी मार्केट में कब तक आ जाएगी? आर्टिफिशियल किडनी की बात पिछले 4 से 5 साल चल रहा है, लेकिन अभी एटलीस्ट 2-3 साल तक आने की कोई उम्मीद नहीं है। रिकवरी, डिस्कवरी और वो सब एक्सपेरिमेंट्स चालू है, जब भी आएगी टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियली अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, सेकंड सर, इसमें हमें आरओ का पानी पीना चाहिए या नॉर्मल वाटर प्योरीफायर का पानी पीना चाहिए? देखिए, एडवाइजेबल। हाँ, आरओ और नॉर्मल वाटर में बेसिकली टीडीएस का अंतर होता है। अगर आपके बोरिंग के पानी के अंदर बहुत ज्यादा टीडीएस है, रेनल स्टोन्स की तकलीफ है, तो फिर यूजुअली आरओ का पीना चाहिए। अदरवाइज कम बोरिंग का टीडीएस है, 100 के नीचे है, तो नॉर्मल वाटर बॉइल्ड किया हुआ इज इक्वली गुड। सर, ये शुगर कंट्रोल की जो दवाई हम लोग लेते हैं मेडिसिन, इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या, अगर इफ वी इंक्रीज द डोज? नहीं, देखिए, शुगर कंट्रोल की मेडिसिन का किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट यूजुअली नहीं होता है। शुगर का किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर एक बार किसी की किडनी बिगड़ जाती है तो पर्टिकुलर शुगर की दवाई जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह है वो आप नहीं ले सकते किडनी बिगड़ने के बाद। तो आपको आपकी मेडिफिकेशन करना होता है, आपका जीएफआर और क्रिएटिनिन कितना है उसके बेसिस पे क्या दवाई लेनी है और क्या दवाई नहीं लेनी। नहीं, पर किडनी पे इफेक्ट हुआ मालूम कैसे पड़ेगा? किडनी पे इफेक्ट लेट स्टेज पे तो सिम्टम्स आने से मालूम पड़ेगा, अर्ली स्टेज पे टेस्टिंग से मालूम पड़ेगा। टेस्टिंग करा। हाँ, ये पेन किलर्स में जो आपने बताया, तो बोलते कि एसिलोफ्लेलेक जो है दिस इज मोर सिवियरली मतलब हार्मफुल और लीथल होता है किडनी के लिए, तो बहुत तो बोलते हैं कि डोंट गो फॉर दिस ड्रग। हाँ, बिल्कुल। पेन किलर के अंदर एनसेड्स ग्रुप है जिसके अंदर आपका एसिलोफिनेक, ब्रूफेन आता है, डिक्लोफिनेक आता है। सबकी सिवियरिटी होती है, एसिलोफिनेक की थोड़ी ज्यादा होती है, ब्रूफेन और इनकी कम होती है। लेकिन एक चीज पे मतलब सिंपल पेन किलर आप पैरासीटामोल जो अपन बोलते हैं, क्रोसिन या डोलो 650, वो एक चीज ले सकते हैं, उसका किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है, उससे पेन नहीं रिलीव होता। तो अल्ट्रासेक कॉन्ट्रामोल नाम की ड्रग होती है, वो आप किडनी के हिसाब से ले सकते हैं। उसके सिवा कोई भी पेन किलर आपको किडनी के ऊपर नुकसान करेगी। कितनी लॉन्ग टर्म यूज एसिलोफिनेक की बात है? एसिलोफिनेक की डिपेंड पेशेंट प्रोन कितना है। डायबिटिक वाला जिसको डिहाइड्रेशन है, जिसके शरीर में उसकी सिंगल डोज भी किडनी को डैमेज कर सकती है। गुड आफ्टरनून सर। Sir, I went told that tramadol is better so far as painkiller are concerned. This is true or false? Please repeat question. Tramadol. हाँ,
this is a safer drug or not? Yeah, that is what अभी जो मैंने आपको बोला कॉन्ड्रामोल, उसका कंटेंट ट्रेमाडोल ही है. ट्रेमाडोल ड्रग नेम है. ट्रेमाडोल और पैरासीटामोल ये दो ड्रग्स है विच इज सेफ फॉर द किडनी. Sir, one more question. There is a myth notion in public that सेंधा नमक is better as compared to this ordinary salt. हाँ, अभी मैंने यही बात की, जो सिंधिया नमक है वो बेटर नहीं है. उसके अंदर डिफरेंस ये है कि सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड होता है. अब नॉर्मल आदमी अगर पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा ले लेता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि किडनी नॉर्मल है तो पोटेशियम शरीर से बाहर निकल जाएगा. लेकिन किसी आदमी को किडनी फेलियर है, ऑलरेडी उसको पोटेशियम ज्यादा है, वो नॉर्मल की जगह सिंधिया नमक लेता है तो उसको तो ज्यादा हार्मफुल है क्योंकि शरीर में पोटेशियम और बढ़ जाएगा. सो यू हैव टू अवॉइड दैट. ओके, थैंक यू सर. ये लॉन्ग टाइम जो रखते हैं ब्लैडर को फुल रिपीटेडली, उसको किडनी के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है क्या? बिल्कुल. लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग ब्लैडर फुल रखने से काफी बार रिफ्लक्स होता है. जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया था, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर तीनों कनेक्टेड है. लॉन्ग टाइम ब्लैडर रहेगा तो यूरिन ऊपर रिफ्लक्स होता है तो उसमें किडनी का इंफेक्शन होने का चांस रहता है. हेलो सर, जैसा आपने बताया कि पसीने में किडनी का संबंध पसीने से भी होता है, तो कुछ लोगों को थोड़े ही दौड़ने पे बहुत सारा पसीना आता है, कुछ लोगों को कम आता है, तो इसका क्या चक्कर है, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू मेंटेन वाटर बैलेंस. किडनी का जो 4-5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस अपन ने बात की, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि शरीर में पानी का प्रमाण नियंत्रण रखना. आपका पसीना कितना आ रहा है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, और हमारी भाषा में इसको इनसेंसेबल वाटर लॉस बोलते हैं. शरीर से पानी कितना निकल रहा है वो चीज किडनी सेंस करके कितना वाटर पेशाब के थ्रू एक्सक्रीट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, प्रिजर्व रखना है, वो किडनी डिसाइड करके आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होने देती. या फिर आपको प्यास लगती है, आप वाटर इंटेक करें तो किडनी के हिसाब से आपके शरीर में वाटर का प्रमाण नॉर्मल मेंटेन रखा जा सकता है. ये संबंध है. सर, पीने के पानी में जो TDS मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, रेंज है? देखिए, जैसे अभी बात की RO वाटर और इसकी, ये यूजुअली 100 से कम TDS होता है तो उसका इतना इशू नहीं होता है. हाँ, जो स्टोन वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको रिपीटेड स्टोन होते हैं या सोडियम की प्रॉब्लम होती है, उनको लो TDS वाटर 50 या वो पी सकते हैं. अदरवाइज नॉर्मल बोरिंग वाटर में TDS ज्यादा नहीं है तो बॉइल करके वो आप इजिली पी सकते हैं. हाँ, तो नॉर्मली 250 कॉर्पोरेशन का रिकमेंडेड है कि उसको बॉइल करके पिए. अगर आपके घर पे स्पेशल केस है, स्टोन्स है, रिकेटेड है, तो आपको RO वाटर या उसको कॉर्पोरेशन के TDS को कम करके पीने में ज्यादा बेटर होता है. नहीं होता है. थैंक यू. आप सबके बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आई है किट डोनेशन की, एक दिन की. सुशील जी नागेलिया, रेखा बहन देसाई और भी सबकी आ रही. तो आप सबसे निवेदन है कृपया इस चीज़ के लिए अग्रवाल विकास ट्रस्ट में कांटेक्ट कर ले. निर्मलेश जी यार, भाई साहब आप 1 मिनट आएंगे? आज वैसे कुछ अस्वस्थ हैं हमारे जो सीनियर मेंबर हैं, निर्मलेश जी यार फिर भी आए हैं, वो थोड़ा और प्रकाश डालेंगे. और इसके बाद अपन नेक्स्ट 16 जुलाई को 20वां सेमिनार रहेगा. मेडिकल सेमिनार के लिए मिलेंगे 20 जुलाई को, और डॉक्टर भीकम चंद जी प्रजापति जी के लिए मिलेंगे 15 से 22 जुलाई को. निर्मलेश भाई साहब. उपस्थित भाई और बहनों, डॉक्टर सिद्धार्थ जैन के मार्गदर्शन में अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा डायलिसिस सेंटर यहां पर अग्रसेन पॉइंट पे चलाया जा रहा है. बहुत अच्छी मशीन, लेटेस्ट मशीन, बहुत अच्छी देखरेख के साथ में इस सेवा का लाभ कोई भी शहर का कोई भी भाई बहन ले सकता है. आज किडनी सेमिनार के अंदर इतनी जो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, हम चाहेंगे कि आप सतत अग्रवाल विकास ट्रस्ट के संपर्क में रहें. हम हर 3 महीने में इस तरह के अच्छे सेमिनार्स करते रहते हैं. डॉक्टर सिद्धार्थ जैन ने जो आज आपको बहुमूल्य जानकारी दी है, उसको आप स्वयं तो पालन करें ही करें, आपके जो और परिचित और परिवार के लोग हैं वहां तक भी ये संदेश पहुंचाएं. डायलिसिस सेंटर के अंदर किसी को कुछ भी सहयोग करना है, वो हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट के कार्यालय में अवश्य संपर्क करें. एक बहुत बड़ा जन सेवा का कार्य डायलिसिस सेंटर के माध्यम से चल रहा है, आप सबके सहयोग से चल रहे हैं. उदार दानदाता हमेशा इसके अंदर हमें सहयोग करते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ जैन साहब, आपने इतने सुंदर ढंग से इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह दी, सिंपल भाषा में. आपका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. अग्रवाल विकास ट्रस्ट एवं जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद एवं हम सब जो भाई और बहनों उपस्थित है, आप सबका हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.